हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूशन नोट्स। आज का ये वीडियो ये है मार्क्स का इतिहास का। मार्क्स की इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्यवस्था। मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के मार्क्स के प्रयोग को हम इतिहास की भौतिक व्यवस्था या व्यवस्था के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व प्रणाली से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। यह इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत की प्रमुख मानता है। इस सिद्धांत को आर्थिक नियतिवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद अथवा इतिहास की आर्थिक व्याख्या जैसे अनेक शब्दों के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामूहिक विकास के संबंध में प्रयुक्त करना इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। मार्क्स ने उन इतिहासकारों से सहमत दिए हैं जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम समझा है। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं, नैतिकताएं, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। स्वयं मार्क्स के शब्दों में सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा भौतिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां और बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं वे सभी जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। तो मार्क्स ने कहा था कि मानव विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के प्रयोग को क्या कहते हैं के प्रयोग को हम इतिहास का भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली के से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। यह इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत की प्रमुख मानता है। इस सिद्धांत को आर्थिक नीतिवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या जैसे अनेक शब्दों से पुकारा है। अब वास्तव में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामूहिक विकास के संबंधों में प्रयुक्त करना इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जो ये कहते हैं कि इतिहास कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र है। मार्क्स के विचार में क्या है कि इतिहास की सभी जो घटनाएं हैं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं, नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा था किसी भी राजनीतिक संगठन या उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय जो क्रियाएं हैं, नैतिकता, धर्म, राष्ट्रीयता से नहीं वरन आर्थिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। स्वयं मार्क्स ने कहा है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानून पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं वे सब क्या हैं, भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। अपने विचार के क्रम को स्पष्ट करते हुए मार्क्स कहता है कि उत्पत्ति के सिद्धांत निरंतर विकास होता रहता है जो गतिमान और परिवर्तनशील है और उनकी परिवर्तनशीलता का ही यह परिणाम होता है कि हमारे जीवन यापन के ढंग में परिवर्तन होता रहता है। मार्क्स ने अपनी इस आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक की और भावी मानवीय इतिहास में 5 अवस्थाएं बताई हैं। जो कार्ल मार्क्स ने अपनी जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या किया उसमें कहा कि उन्होंने कि मानव इतिहास में 5 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट हो गया आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास युग, तीसरा सामंत युग, चौथा पूंजीवादी युग, पांचवा साम्यवादी युग। तो ये हो गए 5 अवस्थाएं हो गई। फर्स्ट हो गया आदिम साम्यवादी युग। सामाजिक विकास की पहली अवस्था में उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। पत्थर के औजार और धनुष बाण उत्पादन के मुख्य साधन थे। शिकार करना, मछली मारना, वनों से कंदमूल एकत्रित करना उनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए वे सामूहिक शक्ति जरूरी भी थी, इसलिए मनुष्य झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में न संपत्ति था, न विवाह प्रथा था और न परिवार था। सब समान थे, कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मार्क्स के द्वारा इसे आदिम साम्यवादी अवस्था या युग कहा गया। उसने ये कहा कि फर्स्ट जो अवस्था थी आदिम साम्यवादी, उसमें ये कहा कि समाज विकास की पहली अवस्था में उत्पादन के जो तरीके थे वो बहुत सरल थे। पत्थर और उनके औजार, धनुष बाण उत्पादन के मुख्य साधन थे। शिकार करना, मछली मारना, वनों से जो कंदमूल थे वो एकत्रित करना उनका क्या था,
मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने के लिए जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी थी। एक सबका एक साथ रहना जरूरी था, इसलिए वो झुंड बनाकर रहते थे। इस अवस्था में क्या था कि उत्पादन के साधन पर सारे समाज का सामूहिक संपत्ति थी या सामूहिक सारे समाज का अधिकार था। इस अवस्था में न निजी संपत्ति थी, न विवाह प्रथा था, न परिवार था। सब समान थे। कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मार्क्स के द्वारा इसे आदिम साम्यवादी अवस्था कहा गया। दूसरा हो गया दास युग। धीरे धीरे भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगे। दस्तकारियों का उदय हुआ। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ और श्रम विभाजन भी उठ खड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों, भूमि आदि पर अधिकार किया गया, वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर काम कराने लगे। इस प्रकार आदिम समाज की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई और समाज स्वामी और दास के दो अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गया और शोषण प्रारंभ हो गया। दूसरा युग है उसने दास युग। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुई, अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगे और दस्तकारियों का उदय हुआ। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ। श्रम विभाजन भी उठ खड़ा हुआ, जिससे व्यक्तियों को अपने जो उत्पादन के साधनों थे, भूमि पर आदि पर अधिकार मिल गया। वे दूसरों को अपना दास बनाकर काम करने लगे। इस प्रकार क्या हुआ कि स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई और स्वामी समाज के इसमें दो वर्गों में बंट गया, समाज और दास में। तो इसलिए शोषण यहाँ से प्रारंभ होता है, दास युग से। दूसरा युग कहा उसने तीसरा युग सामंती युग। इस युग में दास मालिकों के गुलाम इससे तो आजाद हो गए, लेकिन वे अपनी जमीन के गुलाम बन गए। सामंती युग में राजा और उसके सैनिक समस्त भूमि के मालिक होते थे, क्योंकि इनका अधिकांश समय युद्धों में बीतता था अथवा उत्पादन का कार्य किसानों द्वारा किया जाता। किसान दास तो न थे, किंतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी नहीं थे। उन्हें इसी शर्त पर दास की स्थिति से मुक्ति किया गया। वे स्वामी की जमीन जोतेंगे और इसके बदले में एक फसल का हिस्सा या जमीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा। इन्हें मालिक की जमीन छोड़कर जाने का अधिकार नहीं था। सामंतवाद समाज में सामंत और किसान दो विरोधी वर्गों में बढ़ गया और अब सामंत किसानों का शोषण करने लगे। जब ये क्या हुआ कि इस युग में क्या हो गया, दास मालिकों के गुलामी से तो क्या हो गया, आज़ाद हो गए, लेकिन वो जमीन के गुलाम बन गए। सामंत युग में क्या होता था कि राजा और उनके सैनिक तो जमीन के सामंत होते थे, क्योंकि गुलाम इनका अधिकांश समय जो राजा और सैनिक थे, इनका अधिकांश समय युद्धों में बीतता था। आज अथवा उत्पादन का कार्य किसानों द्वारा किया जाता है। किसान दास तो न थे, किंतु पूर्ण रूप से वे स्वतंत्र भी नहीं थे। इन्हें इसी शर्त पर दास की स्थिति से मुक्ति किया गया कि वे स्वामी की जमीन जोतेंगे और उसके बदले में एक फसल का एक हिस्सा जमीन टुकड़ा दे फसल का हिस्सा या जमीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा किसानों को। उन्हें मालिक की जमीन छोड़कर जाने का अधिकार नहीं था। सामंतवाद समाज सामंत और किसान दो विरोधी वर्गों में बढ़ गया। अब सामंत किसानों का शोषण करने लगे। चौथी अवस्था होगी पूंजीवादी अवस्था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे उत्पादन के साधनों में आमूल परिवर्तन कर दिया गया। इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता गया, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। वो श्रमिक इस अर्थ में तो स्वतंत्र है कि पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दासों से अच्छी नहीं होती है, अथवा वे पूंजीपतियों से भयंकर शोषण का शिकार होते हैं। इसी शोषण के परिणाम स्वरूप दो वर्गों, बुजुर्ग और शोषक वर्गों का शोषक वर्ग और सर्वहारा शोषित वर्ग के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर लेती है। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि कुछ परिवर्तन हुए। इस अवस्था में पूंजीपति वर्ग का क्या हो गया, उत्पादन के साधनों पर अधिकार हो गए, स्वामी बन गए। लेकिन वस्तुओं का उत्पादन कार्य कौन करते थे, श्रमिक करते थे। वस्तु का उत्पादन क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता था। श्रमिक इस अर्थ में तो स्वतंत्र है कि पूंजीपति उन्हें न तो बेच सकते थे न खरीद सकते थे, किंतु श्रमिकों के पास न तो उत्पादन न होने के कारण वास्तविक स्थिति दासों से अच्छी नहीं थी और वे पूंजीपति के शोषण का शिकार होते। इसी के परिणाम स्वरूप दो वर्ग फिर पैदा हो गए, बुजुर्गा और शोषक वर्ग। जो पहले क्या थे, सामंत और किसान थे, वो अब बुजुर्गा, शोषक वर्ग और सर्वहारा शोषित वर्ग की स्थिति उत्पन्न हो गई। देन है अब पांचवा जो काल है, ये है सामंतवादी युग। पूंजीवादी व्यवस्था सर्वहारा के शोषण वर्ग पर आधारित है।
जब यह शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो मजदूर को अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर आता है। वह इसके खिलाफ लाल झंडा उठाकर बगावत कर लेता है और पूंजीपति वर्ग एवं उसके शासन को उखाड़ फेंकता है। इसी को क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना होती है। किंतु इस अवस्था से पूर्ण एक संक्रमणकालीन आएगा जिसमें कि सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होगा। उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किया जाएगा। इस अवस्था की समाप्ति के बाद ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें वर्ग नहीं होंगे, व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा और राज्य का लोप हो जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी युद्ध के 2 लक्षण बताए हैं। यह समाज अंतोगत्वा राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होगा। इस समाज के अंतर्गत वितरण का सिद्धांत होगा। प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो। तो ये साम्यवादी युग आएगा। पूंजीवाद व्यवस्था से क्या होगा, शोषक वर्ग जो शोषण पर आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था जब क्या होगा कि यह शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो मजदूर को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आएगा, अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे और वे बगावत करेंगे पूंजीपति वर्ग के अगेंस्ट और उनको फेंक देंगे। इसी को क्रांति कहेंगे। इसी क्रांति के फलस्वरूप एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। ये वर्ग विहीन समाज के 2 लक्षण बताए हैं उनने। एक तो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा। उसके बाद ये साम्यवादी युग में। और दूसरा होगा वितरण का सिद्धांत होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसके आवश्यकता के अनुसार उसे धन या जो भी सुविधा हो प्राप्त हो। इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या है उसकी कुछ निष्कर्ष हैं। नंबर 1 हुई इतिहास का अध्ययन मानव समाज के विकास के नियम जानने के लिए किया जाता है। दूसरा हो गया प्रकृति के विकास के नियमों की तरह समाज के विकास को भी कुछ वैज्ञानिक नियम हैं। ये भी कुछ वैज्ञानिक नियम है। सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचार और कार्यों के परिणाम नहीं होते हैं, नहीं संयोगवश होते हैं, बल्कि आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन के कारण होता है। प्रत्येक युद्ध की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य हो गया जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त है। वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की कुंजी है और दास युग से सर्वहारा युग के अधिनायकवाद तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का कार्य है। लेकिन साम्यवादी युग की स्थापना से वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और वह संघर्ष की वह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। के बाद हो गया ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या की कुछ आलोचना है। मार्क्स के आर्थिक तत्व पर अधिक और अनावश्यक बल दिया है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक दावे में आर्थिक तत्व को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। यह सत्य है कि वर्तमान समाज में आर्थिक तत्व अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था केवल आर्थिक तत्व पर ही आधारित नहीं होती है। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त इस संबंध में अन्य तत्वों के द्वारा कार्य किया जाता है और सामाजिक जीवन का निर्धारित करने वाले इन दूसरे तत्वों में भौगोलिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और अनुभूतियों का नाम दिया जाता है। तो उस मार्क्स का जो आलोचना है कि इसने क्या किया कि मार्क्स ने आर्थिक तत्व पर अधिक और अनावश्यक बल दिया। दूसरा है आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता है। यह कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक ऐतिहासिक संघर्ष उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था का परिणाम है। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण आर्थिक साम्राज्यवाद अवश्य था, किंतु इसमें राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। आर्थिक आधार पर दूसरा ये था कि आर्थिक आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं का व्याख्या संभव नहीं है। धर्म की उपेक्षा की है मार्क्स ने परिवर्तन लाने वाले तत्वों में धर्म जैसे तत्व की उपेक्षा की है। जैसे कि जबकि मानव इतिहास में धर्म एक प्रभावक तत्व रहा है, यूरोप में लंबे समय तक राजनीतिक परिवर्तन लाने में ईसाई धर्म की प्रमुख भूमिका रही है। आज भी पश्चिमी एशिया की राजनीतिक धर्म के बिना नहीं समझा जा सकता है, जो पश्चिमी एशिया की राजनीति है। इतिहास की धारा में राज्य विहीन समाज पर रुकना संभव नहीं। मार्क्स का विचार है कि इतिहास का विकास क्रम राज्य विहीन समाज पर आकर रुक जाए, परंतु प्रश्न यह कि समाज की अंतिम अवस्था साम्यवादी युग में क्या पदार्थ के अंतर्निहित गुण गतिशीलता समाप्त हो जाएगी। यदि गतिशीलता पदार्थ का स्वाभाविक गुण है तो उस समय भी परिवर्तन होगा, उत्पादन के साधन बदलेंगे, सामाजिक परिस्थितियां बदलेंगी, वर्ग विहीन समाज का प्रतिवाद उत्पन्न होगा, फिर साम्यवाद समाप्त हो जाए। इतिहास की धारा में यह है कि साम्यवादी समाज रुकना संभव नहीं।
राज्य क्या नहीं होगा, समाज राज्य विहीन नहीं हो सकता है कुल मिलाकर, इसका ये कहना है। इसका महत्व है जो ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या या भौतिक व्यवस्था है, इसका कुछ महत्व भी है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या कितनी ही कमियां निकाली जाएं, परंतु यह सत्य है कि मार्क्स ने सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक कारकों पर बल देकर सामाजिक विज्ञान की महान सेवा की है। इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियां एकमात्र कारण शाही न रही हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियों का योग सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त मार्क्स द्वारा इतिहास की भौतिक व्याख्या के कारण अब इतिहास के अध्ययन की पद्धति और दृष्टिकोण विज्ञान विशाल हो गया है। यह इस दृष्टि से भी उपयोगी सिद्धांत है क्योंकि यह प्रतिपादित करता है आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा करके इतिहास का वास्तविक तथा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें यह था कि इसका महत्व है कि आर्थिक व्यवस्था कितनी कम, परंतु ये सत्य है कि मार्क्स ने कहा कि जो बहुत बड़ी महान सेवा की है मार्क्स ने समाज विज्ञान की सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक कारकों पर अधिक बल दिया। इतिहास को बदलने के लिए आर्थिक शक्ति एकमात्र कारण, परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रेजेंट युग में कि इसका आर्थिक शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अतिरिक्त मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिक व्याख्या के कारण अब इतिहास के अध्ययन की पद्धति और दृष्टिकोण विशाल हो गया है। इस दृष्टि से भी उपयोगी सिद्धांत है क्योंकि यह प्रतिपादित करता है कि आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा करके इतिहास का वास्तविक या वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया मार्क्स के इतिहास का आर्थिक या भौतिकवादी व्यवस्था के बारे में हो गई वीडियो। इतिहास की आर्थिक व्याख्या क्या है और उसके जो 5 अवस्थाएं बताई हैं उसने, मानव इतिहास की 5 अवस्थाएं, ये उसके बारे में और इसके आलोचना और महत्व के बारे में होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।